स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज, जितने चाहे आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं। व्हेनेवर जब चाइना के साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो कोई भी कंट्री जो है उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। आज हम बात करना चाहते हैं इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जिसके ऊपर चाइना की नजर है और चाइना के इन्फ्लुएंस में अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही तो डेटा और फैक्ट्स तो ये बताते हैं कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और यस, ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की ही नहीं है। मैं आपको ऐसा हर एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर की यूरोपियन कंट्रीज की, उज्बेकिस्तान की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाइना के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में किस तरीके की बेसिकली आउटकम्स हुई वो हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस केस स्टडी को थोड़ा सा मैं फोकस में लाता हूं। चलिए उससे पहले एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि चाइना किस तरीके से किसी इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। आपको पता होगा श्रीलंका, बिल्कुल पता है सर, श्रीलंका तो हमारे पड़ोस में ही है। श्रीलंका की बात करते हैं तो एक हंसता खेलता नेशन जिसके अंदर की टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं, कोई टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर जाते हैं, सो ऑन, और श्रीलंका काफी अच्छे ढंग से चल रहा होता है। उसी दौरान श्रीलंका चाइना से लोन लेता है अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अपनी साइट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने पोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने एयरपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बट होता क्या है? होता यह है कि चाइना के अंदर जो पोर्ट या एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे थे वो सारे पोर्ट आज सुनसान हैं, खाली हैं। वहां पे कोई पैसेंजर, कोई भी आवागमन जो है वो नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली श्रीलंका के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो चाइना के काफी सारे डेब्ट ट्रैप में आ चुका है श्रीलंका। अब ऐसे ही एग्जांपल आप उठा सकते हैं पाकिस्तान का, और इस लेवल तक श्रीलंका इसके अंदर आ चुका है कि अपना हम्बनटोटा पोर्ट इन्होंने 99 ईयर्स के लिए चाइना की कंपनी को लीज पे देना पड़ा ताकि ये कुछ अपना कंपनसेशन जो लोन का है वो कर सके। एंड यू कैन सी कि चाइना ने श्रीलंका की इकोनॉमी का किस तरीके से बेसिकली बदहाली कर दी है। तो यही चीज हम जानना चाहते हैं कि इंडिया कैसे बचा रह सकता है चाइनीज इन्फ्लुएंस से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ इज स्टार्टिंग देयर ज्योग्राफी ऑप्शनल फ्रॉम 21 अप्रैल। 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे है। आप अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ के अंदर उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो यू कैन टेक एडमिशन इन ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच। यहाँ पे सिर्फ लाइव क्लासेस ही नहीं, इसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाई जाएगी सो दैट आपको एक एग्जाम का माहौल बने और आपको पता लगे कि किस तरीके से आप अपने टेस्ट पेपर्स को इवेल्युएट करते हैं, किस तरीके से आप अपने टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं इन ए लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। यूज कोड कपिल लाइव टू टेक एडमिशन, डोंट पे हायर फीस, इट इज ओनली 16,000 आफ्टर यूजिंग कोड कपिल लाइव। एनी क्वेरीज, कनेक्ट मी हियर। तो चलिए हमारे कंटेक्स्ट पे वापस आ जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर टेक्सटाइल का स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता आया। क्या हिस्टोरिकली भी हम टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर प्रेवलेंट थे? तो जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास एविडेंसेस आते हैं कि हमारे पास टेक्सटाइल्स के जिक्र किए हुए हैं। सिमिलरली ऋग्वेदा, जो कि हमारा एक अर्लीस्ट वेदा है, इसके अंदर भी क्या होता है आपका लिटरेसी इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्सटाइल्स आर फाउंड। अलॉन्ग विद दैट रामायण महाभारत जो एक आपकी एपिक की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, इनके अंदर भी काफी अच्छे टेक्सटाइल का जिक्र किया जाता है। मतलब फ्रॉम एंशिएंट टाइम इंडिया जो है टेक्सटाइल के अंदर काफी डोमिनेटिंग रोल प्ले करता हुआ आया है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मौर्यन एम्पायर 3rd सेंचुरी BC के पास में भी हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की तरह काम कर रही थी। आपको ये भी पता होना चाहिए इवन जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तब भी इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अपने डोमिनेंस पे थी, अपने पीक पे थी। मतलब ये हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर हमेशा से हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती आई है। काफी ज्यादा फ्लोरिश जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में हुई है। अब हम बात करते हैं चाइना का किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। पहले मैं कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दूंगा जहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाइना ने लगभग बर्बाद कर दिया है, और फिर हम इंडिया के बारे में केस स्टडी करेंगे कि इंडिया के डेटा ये बताते हैं कि हमें अभी राइट टाइम है, हमें स्टेप ले लेना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज से लेके सेंट्रल एशिया तक की अगर मैं बात करूंगा तो चाइना ने वहां की इंडिजिनियस जो ट्रेडिशंस हैं उनको लगभग खत्म कर दिया है। बात करना चाहूंगा चाइना ने किस तरीके से टेक्सटाइल को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लुएंस किया। देखिए यूरोप का जब बात आती है तो यूरोप में एक चीज मान के चलिए आप, कंज्यूमरिज्म का कैरेक्टर काफी ज्यादा है जो कि धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी बढ़ रहा है।
ये कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर ये होता है कि वहां की मार्केट के अंदर इस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा होती है, लोग काफी ज्यादा परचेज करते हैं। एंड दैट्स वाई जब कोविड-19 का टाइम आता है एंड एट दैट टाइम यहां की जो प्रोडक्शंस हैं वो बंद हो जाते हैं, तो व्हाट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूरोप डू, उन्होंने क्या किया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो यूरोप के अंदर थी, उन्होंने करना यह शुरू किया कोविड-19 के टाइम पे कि दे स्टार्ट गिविंग टेंडर टू द चाइनीज कंपनीज। चाइनीज कंपनीज को टेंडर देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब चाइनीज कंपनीज को जब टेंडर देना स्टार्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये देखेंगे कि चाइना के अंदर प्रोडक्शन जो है काफी एमिनेंट हो गया था टेक्सटाइल के लिए। हैरानी की बात यह है कि वहां पे सारे डिजाइन्स जो बनाए जा रहे थे वो चाइना को सप्लाई कर दिए गए, और इसके साथ साथ में यहां पे मेड इन फ्रांस करके प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन मार्केट के अंदर सेल आउट होने लग गया। अब अगर ऐसा चलता चला जाएगा तो आप समझ सकते हो कि ये तो काफी कॉम्प्लिकेशन होंगे। अब इसी के साथ साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि चाइना का टेक्सटाइल सेक्टर तो बड़ा है ही, लेकिन इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर भी काफी बड़ा है। क्यों? इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर नो डाउट हमारा काफी बड़ा सेक्टर है, इसलिए हम टेक्सटाइल के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता के अंदर भी हैं। एम्प्लॉयमेंट की लेवल की बात करता हूं तो लगभग 16 मिलियन पीपल को कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अभी भी टेक्सटाइल सेक्टर से मिलता है। तो जब यूरोप में पेंडेमिक आया तो डेफिनेटली उन्होंने अपने टेंडर देना स्टार्ट किए, और उस टाइम से मार्केट के अंदर लाइसेंस जो है उनको दे दिया चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को। अब लाइसेंस दिया तो ऑब्वियस सी बात है अपने डिजाइन्स वो भी दे दिए होंगे, और टेंडर जो है वो थोड़े से लंबे टाइम का भी दिया है। अब चाइना आपको पता है कि चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने में काफी माहिर है। मतलब ये हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ करता था टेक्सटाइल का, और उसके बाद जो मार्केट में आता था, उसके कंपैरिजन में चाइनीज गुड काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे। मतलब ये हुआ कि वो काफी चीप प्राइसेस के ऊपर बेचे जा रहे थे, ये मिडलमैन को काफी फायदा हो रहा था इससे। अब यूरोप के अंदर जो मिडलमैन है वो ये नहीं सोच पा रहा था कि आने वाले टाइम पे मेरी ही इंडस्ट्री धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। इन दिस प्रोसेस बेसिकली उन्होंने अपनी फैमिली ऑन बिजनेस के सीक्रेट्स जो हैं वो बता दिए। इवन मेड इन फ्रांस का टैग भी लगाना उन पर्टिकुलर टेक्सटाइल्स के ऊपर स्टार्ट कर दिया। अब ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो का रहा था जहां से कोविड-19 फैला था। जी हाँ, सिटी ऑफ वुहान की एक सिटी, वुहान सिटी के आसपास के एरिया में टेक्सटाइल प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से यूरोप की सारी इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे टेक्सटाइल के अंदर खराब हो गई। अब आते हैं उज्बेकिस्तान पे। उज्बेकिस्तान को अगर मैं मानूं तो ये आपके नोमैडिक ट्राइब का या ओसिस, मतलब ऐसे लोग जो डेजर्ट में रहते हैं, उस कल्चर के लिए काफी डोमिनेटिंग है। उस कल्चर के साथ साथ में ये फेमस सिल्क रोड रूट का पार्ट भी होता है। अगर मैं आपको थोड़ा पुराने टाइम की याद दिलवाऊं तो मुझे यहां पे पता लगता है कि एक फरगना वैली है जहां पे काफी ज्यादा टेक्सटाइल कल्चर देखने को मिलता है। मतलब काफी वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल्स जो है देखने को मिल जाते हैं। एम्ब्रॉयडरीज की बात करते हैं अगर हम, तो भी यहाँ पे काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल देखने को मिलते हैं। बट प्रेजेंटली अगर आप इस रीजन के अंदर विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दीज ऑल पीपल आर डोमिनेटिंग, दीज ऑल मार्केट्स आर डोमिनेटिंग बाय द सिंथेटिक्स विच आर प्रिंटेड इन चाइना। मतलब ये हुआ कि जो इतने रिच कल्चर था वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया इन द हैंड ऑफ चाइना। अब आ जाइए हमारे पास इंडिया के अंदर बात करते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमें पता लगता है कि टेक्सटाइल का प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, आप ये ग्राफ देखिए। ग्राफ देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहां से जो एक डिप देखने को मिला था, इसके बाद भी धीरे धीरे अब हमारा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन डिप हो रहा है। यहां पे बताया जाता है कि मार्च 2022 के बाद में लगातार प्रोडक्शन जो है गिरता जा रहा है। लाइक 118.5 इंडेक्स के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ था वो 102 हो गया अक्टूबर 2022 में, जो फर्दर रिड्यूस होकर अप्रैल के अंदर क्या हुआ, 100 के आस से भी नीचे चला गया। मतलब प्रोडक्शन लगातार रिड्यूस होता जा रहा है। अब प्रोडक्शन लगातार रिड्यूस होता जा रहा है तो हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड सिचुएशंस को कंपैरिजन में ला सकते हैं। प्री कोविड जो प्रोडक्शन हमारा काफी ज्यादा हुआ करता था वो लगातार यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इन टोटल हमारा रेवेन्यू जनरेशन जो है वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करूं तो इंपोर्ट को देखिए, इंपोर्ट जो है वो लगातार 2020, 21, 22, 22 के अंदर इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, एग्जैक्टली यही हो रहा है कि चाइना के अंदर जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है वो इंडिया की मार्केट को रिप्लेस करता जा रहा है। और ये बात सिर्फ
टेक्सटाइल के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रेवेन्यू की नहीं है। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कल्चर, कि कैसे चाइना हमारे कल्चर पे भी अटैक कर रहा है। बाय एनी मीन कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी टू लिव इन अ सस्टेनेबल वे। और इसके साथ साथ में हमारे लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो कि इजीली इंश्योर हो रहा था, 16 मिलियन पीपल के लगभग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है आपका टेक्सटाइल सेक्टर, अगर ये खत्म हो जाता है तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है वो फर्दर एक न्यू रिकॉर्ड सेट करेगा। एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में आपको पता है कि चाइना की वजह से आपके कुछ ऐसे पार्ट हैं, जैसे पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग वेरी बैड एंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ चाइना, हमारा जो एशियान वाला पार्ट है दैट इज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग, शार्क वाला जो है दैट इज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग। एक्चुअली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के किसी दूसरे कंट्रीज के साथ में हो सकते हैं पॉसिबल, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। तो इट इज अ काइंड ऑफ समथिंग कि चाइना एक साइड से हमारी इंडस्ट्री को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है बाय रिप्लेसिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर ऑन प्रोड्यूस चीप प्रोडक्ट, एंड दूसरी तरफ से चाइना इंडिया को मार्केट से भी आइसोलेट करता जाता है। अब ना तो हमारे पास मार्केट का कोई खास एक्सेस है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफ्रीकन मार्केट्स हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो जावा हो, सुमात्रा, न्यूजीलैंड एंड सो ऑन। एंड ऑन अपोजिट साइड हमारी खुद की जो लोकल मार्केट है, हमारी खुद की जो नेशनल मार्केट है, उसके अंदर भी चाइना धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो चीजें, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो उनके प्रोडक्ट से रिप्लेस हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि इंडिया कॉम्पिटिटिव नहीं है चाइना के साथ में। प्रेजेंटली हमारा टेक्सटाइल सेक्टर एक अच्छी कंडीशन में है। इंडिया अभी कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी, एज वेल एज मार्केटिंग में भी। जरूरी है कि हम इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ध्यान दें, अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो हुआ वो हो सकता है कल को इंडिया के साथ में भी हो। इंडिया इज द ओनली प्लेस वेयर जेन्युइन टेक्सटाइल स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि आप देख रहे हो यूरोप के अंदर किस तरीके से खत्म हुआ, सेंट्रल एशिया के अंदर किस तरीके से टेक्सटाइल को खत्म किया गया। इंडिया इज द ओनली प्लेस। अब ओनली प्लेस को आप एडवांटेज मानो या फिर आप ये सोचो कि दिस इज द ओनली इश्यू, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो होगा चाइना का, उसकी मार्केट का, वो होगा फिर इंडिया। आप ब्रिटिश टाइम को याद कीजिए। ब्रिटिश टाइम पे अगर मैं आपको लेके चलूं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया टेक्सटाइल मार्केट में उस टाइम पे 25% शेयर रखता था, जो कि रिड्यूस होके 2% पे आ गया, जो कि रिड्यूस होके 2% पे आ गया। एंड दैट इज अ रियली कॉम्प्लिकेटेड इशू। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू यहां पे देखने को मिला। 18th से 20th सेंचुरी के अंदर हमारा लगातार ये प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होता गया, मार्केट डिक्रीज होती गई। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, कुछ मिरेकल्स ही मैं मानूंगा जिसके थ्रू हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो रही है। जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने में। तो इन जैसे लोगों के कंट्रीब्यूशन से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन जरूरी है कि हम उसको क्या करें, रिवाइव करने की कोशिश करें, प्रमोट करने की कोशिश करें। बनारसी साड़ी की मैं बात करूंगा, सबने सुना होगा। मलबरी सिल्क की मैं बात करूंगा, कर्नाटका से प्रोड्यूस होता है। ये वंडरफुल सिल्क है, काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर है, हमारे पास इनफ क्वांटिटी भी है। हमें जरूरी है कि इसको हमें लोकल प्रमोट करना चाहिए। मैं ये कहता हूं अगर एक फैमिली में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी एक बनारसी साड़ी को अगर परचेज करता है तो भी बनारस अपने आप में एक सिटी की तरह सर्वाइव कर सकता है विद ऑल द पीपल गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट्स ए ग्रेटफुल थिंग। एंड इवन मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपनी पसंद के ऊपर या अपनी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज है, दैट इज द बेस्टेस्ट क्वालिटी अवेलेबल। लेकिन हम चीप प्रोडक्ट के चक्कर में या फिर हम मार्केट को बेसिकली इररिलेवेंट तरीके से चाइना डंपिंग करके ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो चाइना को एक प्रेडेटर की तरह देखा जा सकता है। प्रेडेटर का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर सर्वाइव करता है, दूसरे के न्यूट्रिशन के ऊपर सर्वाइव करता है, दूसरे की एनर्जी के ऊपर सर्वाइव करता है। तो चाइना इज ऑल्सो डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग। इंडिया के जो सिल्क यार्न है वो काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है, बट चाइना वांट्स कि ये मार्केट जो है वो मैं कैप्चर कर लूं। और यही है चाइना के ग्रोथ का कारण कि कोई भी कंट्री जब शुरू में चाइना से इन्वेस्टमेंट आती है या फिर अपने जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में अगर नहीं रखेगा तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे अपने पर्टिकुलर सेक्टर को खो देगा। एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम, टिपिकल प्रॉब्लम जिसको कि हमें सॉल्व करना चाहिए। अ बैन on the import of this yarn will perhaps affect the production for a short while। कई बार होता है ऐसा कि हम इन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है उसको अगर हम बैन कर देंगे तो थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्शन हो सकता है इन्फ्लुएंस हो, बट लॉन्ग टर्म के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो हमें डेफिनेटली फायदा ही मिलने वाला है। कोविड-19 की जो सिचुएशन हमने देखी और उसके बाद में हमने किस तरीके से अपने पीपी किट को बनाया था,
किस तरीके से हमने अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी को इंश्योर किया था, दैट वाज अ ग्रेटफुल मैसेज कि हम इन चीजों को कट डाउन करके सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। और एक एक सेक्टर को जब हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, देन इंडिया विल बिकम ए ग्रेटफुल नेशन। आपकी कोई राय है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, बट हाँ, हमारे डेटा को देखते हुए हमें चाइना से इंपोर्ट को डेफिनेटली बैन कर देना चाहिए। अब जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एंड दैट इज कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का वन स्टॉप सॉल्यूशन इज हियर। व्हाई आई एम कॉलिंग इट वन स्टॉप सॉल्यूशन? क्योंकि एक अच्छे ऑप्शनल को कवर करने में 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सर, अच्छी लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशन। दूसरी चीज आपकी रिक्वायरमेंट होती है अच्छे नोट्स, जो कि मैं अच्छे से रिवाइज कर सकूं, जिसमें हैंडमेड नोट्स मिल रहे हैं। और तीसरी चीज होती है प्रैक्टिस, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। मतलब तीनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस डाउट सेशन के साथ में, क्रिस्प नोट्स हैंडमेड नोट्स के साथ में, एंड इसके साथ साथ में आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, फुल लेंथ भी और सेक्शनल टेस्ट भी। 21 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट होगा। यूज कोड कपिल लाइव, क्योंकि इससे आपको मिनिमम प्राइस पे आपका ऑप्शनल में एडमिशन मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट, मिनिमम प्राइस मस्ट बी देयर। अफोर्डेबिलिटी का तो मैटर होना ही चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी करना चाहते हैं, सर मैं नहीं चाहता कि प्रीलिम्स के लिए मैं कहीं टेस्ट सीरीज लूं, कहीं पे क्लासेस लूं, फिर मेंस के लिए अलग से करूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो, एक फ्रीक्वेंसी मैच हो, और बस मैं तैयारी करता जाऊं। तो स्टडी IQ आपके साथ में। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए तो आपका बैच स्टार्ट होगा 8 अप्रैल से। अच्छी चीज ये है कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन ऑफलाइन के साथ में रेजिडेंशियल प्रोग्राम देते हुए, मतलब आपका रहना खाना सब कुछ स्टडी IQ की तरफ से होगा। मेंस की तैयारी, वंस यू विल बी क्लियरिंग प्रीलिम्स आफ्टर दिस बैच, लेट्स से कि आपने 2024 का प्रीलिम्स दिया और आपका क्वालिफाई हो गया, स्टडी IQ का तरफ से आपका रहना खाना सब कुछ, मेंस की तैयारी पढ़ाई सब कुछ will be done at the Study IQ headquarter. Take admission by using code Kapil Live. This is the best opportunity I think ever. कभी कभी मेरा तो ये मन होता है शायद ऐसा कुछ अगर मेरे टाइम पे होता तो डेफिनेटली मैं भी एडमिशन ले लेता। For any kind of query, kapil.bhardwaj2022 is the Insta handle. आप मुझसे जुड़ सकते हैं। Kapil Bhardwaj Official is the Telegram channel. For any kind of social update, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। चाइना के बारे में क्या सोचते हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।